नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जहाँ कहीं कोई दिक्कत आए बेझिझक आप मुझे पूछ सकते हो। हमारा चैप्टर चल रहा है इक्विलिब्रियम और उसके अंदर हम पढ़ चुके थे वीक एसिड्स और वीक बेसेस। ऐसे जो सॉल्यूशन हैं उन सॉल्यूशन के लिए जो कैलकुलेशंस होती है उनको डिज़ोल्व करने के बाद में के ए या के बी की जो वैल्यूज़ होती है उनके बेसिस पे पीएच कैसे फाइंड आउट की जाती है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की हेल्प से या डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड या बेस उसकी हेल्प से इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कितनी रहती है वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अभी हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन के ए एंड के बी। के ए और के बी में क्या रिलेशनशिप है वो देखते हैं। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ नेट रिएक्शन ऑब्टेन्ड आफ्टर एडिंग टू और मोर रिएक्शंस इक्वल द प्रोडक्ट ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स फॉर इंडिविजुअल रिएक्शन। यानी अगर एक से ज़्यादा रिएक्शंस हैं ऑब्वियसली उनके लिए अगर के ए या हम यूँ कह दें कि अगर एक से ज़्यादा रिएक्शन को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाए 1 2 3 4 तो उनके लिए के नेट ओवरऑल उसकी वैल्यू क्या होगी। तो वो K1 K2 K3 इन सबको मल्टीप्लाई कर दो यानी इनका जो प्रोडक्ट है वही के नेट के बराबर होता है। तो इस तरह से आगे आप देख रहे हैं एक इक्वेशन या एक फार्मूला आपको दिख रहा है के ए इंटू के बी इज इक्वल टू के डब्ल्यू। मेरा सजेशन आप लोगों को ये है कि एनसीईआरटी ज़रूर पढ़िए। मैं अभी अगर एनसीईआरटी लूँगा तो उसमें समय काफ़ी ज़्यादा निकल जाएगा। एक छोटा सा उसमें डेरिवेशन है। ये इस तरह की रिएक्शंस आप पहले पढ़ चुके हो। तो एसिड को डिज़ोल्व किया वाटर में डिसोसिएट होकर के उसके करस्पॉन्डिंग आयंस बनते हैं। उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उससे के ए डिराइव होता है। इसी तरह से के भी डिराइव होता है। फिर इन दोनों को आपस में कैसे रिलेट किया जाए ये चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ एनसीईआरटी के थ्रू। देखिए ये हमारा एनसीईआरटी का टॉपिक है रिलेशन बिटवीन के ए एंड के बी। यहाँ एक सिंपल सी रिएक्शन दी हुई है, अमोनिया को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो क्या होता है आपको पता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है और वो डिज़ोल्व होने के बाद में फर्दर अमोनियम और हाइड्रोक्साइड आयन में डिसोसिएट हो जाता है। अब ये जो रिएक्शन है अब हम यूँ देखें कि उसके अंदर जो ये अमोनियम आयन बना, ये अमोनियम आयन वाटर के मॉलिक्यूल को अपना प्रोटॉन डोनेट करके एसिडिक बिहेवियर शो करता है। तो वो जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो वो बेस बन जाएगा। ऐसे में जो रिएक्शन होती है वो रिएक्शन क्या होगी, ये वाली रिएक्शन। यहाँ पे देखिए ये डबल एरो यानी शो करेगा रिएक्शन जो दोनों डायरेक्शन के अंदर चल रही है। अब हम एसिडिक और बेसिक जो कॉन्जुगेट एसिड और बेस है, क्योंकि आपको पता है अमोनिया वो बेस है और उसका कॉन्जुगेट एसिड क्या हो गया अमोनियम आयन। दोनों रिएक्शंस को हम देखते हैं। ये वाली रिएक्शन है ये दोनों डायरेक्शन के अंदर चल रही है। तो ये अमोनियम अपना प्रोटॉन डोनेट करता है इस वाटर के मॉलिक्यूल को। तो ये वाटर का मॉलिक्यूल प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद में हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा और ये अमोनियम ये कन्वर्ट हो जाएगा अमोनिया। और जो इससे पहले वाली रिएक्शन पहले भी हम देख चुके हैं, अमोनिया और वाटर इनकी रिएक्शन होती है तो इसमें बनता है अमोनियम और हाइड्रोक्साइड। यानी यहाँ पर ये बेस का बिहेवियर शो कर रहा है। तो ये एसिड वाली रिएक्शन हो गई, ये बेस वाली रिएक्शन हो गई। तो अब हम इसमें देखें एसिड वाली रिएक्शन के लिए के ए की जो वैल्यू है वो ये है, यानी H3 पॉजिटिव इंटू NH3 डिवाइडेड बाय अमोनियम। ठीक है, ये के ए हो गया। इसी तरह से के बी इस रिएक्शन को कंसिडर करोगे तो अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन को मल्टीप्लाई करके अमोनिया से डिवाइड कर दो। अब हम आगे देखते हैं के डब्ल्यू की वैल्यू क्या होती है, H3 पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ये जो दोनों रिएक्शंस हैं इन दोनों रिएक्शंस के अंदर आप देखोगे इसके अंदर तो ये H3 पॉजिटिव आपको दिख रहा है ये वाला, और नीचे वाली जो रिएक्शन है इसके अंदर हाइड्रोक्साइड आयन बन रहा है। इनको कंसिडर करके हम आगे देखते हैं। अब अभी हमने जो ऊपर वाली दो रिएक्शंस देखी थी डिसोसिएशन कांस्टेंट एसिड और बेस के लिए, हम अगर उनको वापस से देखें तो के ए और के बी को हम मल्टीप्लाई करें यानी
उन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करने के बाद जब आप सॉल्व करोगे तो हमारे पास में यही वाली इक्वेशन आ जाती है। मतलब ये हुआ कि जो के डब्ल्यू है उसकी वैल्यू किसके बराबर हो गई, वो के ए और के बी को मल्टीप्लाई करने के बराबर हो गई। इसी तरह से और भी हम एग्जाम्पल लेकर के इन चीज़ों को समझ सकते हैं। वापस हम मूव करते हैं पीपीटी की तरफ। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ध्यान में रखना, के डब्ल्यू की वैल्यू के ए और के बी के प्रोडक्ट के बराबर होगी, या एक से ज़्यादा रिएक्शंस होती हैं। आप हायर क्लासेस के अंदर पढ़ोगे, 12th के अंदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर इसी तरह के एग्जांपल्स आएंगे जहाँ पर एक से ज़्यादा रिएक्शन 3 4 5 होती हैं। तो उनके ओवरऑल कांस्टेंट, उनके छोटी छोटी स्टेप्स में जो रिएक्शंस हो रही हैं, उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स को मल्टीप्लाई करने के बाद में नेट हमको प्रोडक्ट मिलता है, वो ओवरऑल कांस्टेंट होता है। अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग आ रहा है डाई एंड पॉलीबेसिक एसिड्स एंड डाई एंड पॉली एसिडिक बेसेस। अब ये एसिड्स और बेसेस हैं, ये डाई ट्राई किस तरह से हो सकते हैं। पहले हम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। 3 एसिड्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ। पहला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा है सल्फ्यूरिक एसिड और तीसरा है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। रेस्पेक्टिवली इनके फार्मूले HCl, H2SO4 एंड H3PO4 हैं। ठीक है, अब मैंने ये एग्जांपल लिए, इनका मतलब क्या है, क्यों लिए। HCl में केवल एक हाइड्रोजन है जो प्रोटॉन के फॉर्म में या हाइड्रोजन या हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में रिमूव किया जा सकता है, तो इसमें एक ही आयनाइजेबल हाइड्रोजन है, तो हम बोलेंगे कि ये मोनोबेसिक एसिड है। इसी तरह से H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, उसके अंदर 2 हाइड्रोजन हैं जो आयनाइजेबल हैं, तो हम बोलेंगे ये डाइबेसिक एसिड है। ठीक है, इसी तरह से H3PO4 उसके अंदर 3 हाइड्रोजन हैं जो आयोनाइजेबल हैं। ठीक है, तो हम बोलेंगे उसको ट्राइबेसिक एसिड या सिंपली पॉलीबेसिक एसिड भी आप उसको बोल सकते हो। इसी तरह से बेसेस भी होते हैं, जैसे एग्जांपल ले लो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसमें एक ही हाइड्रोक्साइड आयन है जो आयोनाइजेबल है। दूसरी तरफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बेरियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला CaOH होल ट्वाइस, बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH होल ट्वाइस, यानी इनके अंदर 2 हाइड्रोक्साइड आयन हैं जो आयोनाइज होंगे। ठीक है, अब इसको समझना। पहले वापस हम मूव करते हैं एसिड्स की तरफ। H2SO4 अगर हमने लिया और उसको पूरी तरह से न्यूट्रलाइज करना है, 1 मोल H2SO4 अगर हम लेंगे तो उसको पूरी तरह से न्यूट्रलाइज करने के लिए हमको 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, मतलब अगर आप बैलेंस इक्वेशन लिखते हो तो H2SO4 प्लस 2NaOH होगा। ठीक है, और फिर प्रोडक्ट में सोडियम सल्फेट और वाटर बनेगा। ये तो बात आपको समझ में आ रही है। मतलब ये हुआ कि सल्फ्यूरिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए 2 NaOH की जरूरत पड़ रही है, तो वो डाइबेसिक एसिड हो गया, यानी ऐसा एसिड जिसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 2 बेस यानी 2 मोल बेस की रिक्वायरमेंट हो रही है। ऑब्वियसली ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड लोगे तो उसमें 3 मोल NaOH या 3 मोल KOH की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यही चीज़ है। इसको हम आगे देखते हैं। सम एसिड्स लाइक oxalic acid, sulfuric acid, phosphoric acid have more than one ionizable proton per molecule of the acid. Such acids are called polybasic or polyprotic acids. Dibasic acids are those acids which have more than 2 ionizable protons and सॉरी यहाँ ये गलत लिखा है, मोर देन 2 नहीं, जिसमें ओनली 2 आयोनाइजेबल प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट, एंड ट्राइबेसिक एसिड हैज मोर देन 3 आयोनाइजेबल प्रोटॉन या 3 आयोनाइजेबल प्रोटॉन। हायर ऑर्डर आयोनाइजेशन कांस्टेंट आर स्मॉलर। Higher order ionization constants are smaller than the lower order ionization constant.
देखो इस चीज़ को समझना, सल्फ्यूरिक एसिड है, उसमें एक प्रोटॉन यानी पहला वाला प्रोटॉन आपने रिमूव किया, वो आयनाइज होगा तो H प्लस और हाइड्रोजन सल्फेट यानी HSO4 नेगेटिव आयन बनाएगा। ठीक है, इसके लिए Ka की वैल्यू कैलकुलेट करोगे काफ़ी हाई आती है, लेकिन अब उसमें बचा हुआ जो दूसरा प्रोटॉन है या दूसरा हाइड्रोजन है उसको रिमूव करना है, यानी हाइड्रोजन सल्फेट HSO4 नेगेटिव, उसमें से फिर वापस से प्रोटॉन को रिमूव करना है। तो रिमूव करने के बाद में H प्लस और सल्फेट यानी SO4 नेगेटिव आयन बनेगा। मतलब जो Ka की वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, और जो Kb की वैल्यू, सॉरी जो सेकंड है Ka1 और Ka2, ये दो कंसिडर करो। पहला प्रोटॉन रिमूव करने के लिए Ka1 कंसिडर किया तो इसकी वैल्यू Ka2 के कंपैरिजन में ज़्यादा है। रीज़न क्या है, दूसरा प्रोटॉन रिमूव करने के लिए मतलब हम रिमूव कर नहीं पाते हैं, या यूँ कह दीजिए कि वो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़ है, उसमें से प्रोटॉन यानी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज़ को रिमूव करना और ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, या वाटर में डिज़ोल्व किया तो H प्लस आयन बनेगा और HSO4 नेगेटिव आयन ये बनेगा, लेकिन फर्दर आयनाइजेशन होना डिफ़िकल्ट होता है। ये केवल उसी केस में हो पाता है जब हम कोई बेस इसमें मिक्स करें तो वो बेस इजीली सेकंड वाले प्रोटॉन को भी रिमूव कर पाएगा। तो आगे हम देखें, हेंस इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिमूव अ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन फ्रॉम अ नेगेटिव आयन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। पॉलीप्रोटिक एसिड वही वाला टॉपिक है जो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन समराइज कर लेते हैं, देख लेते हैं। Often acid molecules have more than one ionizable hydrogen. These are called polyprotic acids. The ionizable hydrogens may have different acid strength or be equal. अब जैसे एक हाइड्रोजन मोनोप्रोटिक जैसे HCl है, दो हाइड्रोजन रिमूवेबल हैं तो डाइप्रोटिक जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, फिर तीन हाइड्रोजन रिमूवेबल हैं तो ट्राइप्रोटिक बोलेंगे जैसे H3PO4। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है। पॉलीप्रोटिक एसिड्स आयनाइजेस इन स्टेप्स, each is each ionizable hydrogen removed sequentially. Removing of the first hydrogen automatically makes removal of the second hydrogen harder. नेचुरल सी बात है, एग्जाम्पल दिया हुआ है जो मैंने पहले बताया, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 इज स्ट्रोंगर एसिड देन HSO4 नेगेटिव हाइड्रोजन सल्फेट आयन, क्योंकि ये ऑलरेडी नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है, इसमें से प्रोटॉन को रिमूव करना और डिफिकल्ट होता है। अब हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एसिड स्ट्रेंथ। देखिए कोई एसिड, मैंने आप लोगों को पहले बताया था, याद करो, जैसे इथेनॉल है C2H5OH, उसके अंदर हाइड्रोजन है, तो ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन प्रेजेंट होने का मतलब वो एसिड है। वो वाटर में डिज़ोल्व होगा लेकिन हाइड्रोजन आयन नहीं देता है इसलिए एसिड नहीं है, और हाइड्रोक्साइड आयन भी नहीं देता है इसलिए वो बेस नहीं है। तो हाइड्रोजन रिमूव कब होगा प्रोटॉन के फॉर्म में, ये किस पे डिपेंड करता है, ये बॉन्डिंग पे डिपेंड करता है और उसकी पोलैरिटी पे डिपेंड करता है। जैसे HCl है तो आपको पता है क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ज़्यादा है। अब हाइड्रोजन क्लोरीन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है लेकिन वो पोलर है, पोलैरिटी है उसके अंदर, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्लोरीन की तरफ शिफ्टेड हैं। ऐसे में जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है क्लोरीन पर ज़्यादा है, या हम यूँ बोल सकते हैं क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। जब हम इसको वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो हाइड्रोजन और क्लोरीन का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होता है, लेकिन हेटेरोलाइटिकली वो क्लीवेज होता है। मतलब ये हुआ कि बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कम्प्लीटली क्लोरीन पर शिफ्ट हो जाते हैं। ऑब्वियसली हाइड्रोजन है उस पर इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा और वो वाटर के साथ कंबाइन होकर के हाइड्रोनियम आयन बना लेगा। तो ये बॉन्डिंग पर डिपेंड करता है। तो देखिए इसके अंदर जो फैक्टर्स लिखे हुए हैं, extent of dissociation of an acid depends on the strength and polarity of the HA bond। देखिए ये जो स्लाइड इस तरह की बनी हुई है, इसमें हल्का सा हो सकता है आपको देखने में डिफ़िकल्टी आए, तो वीडियो को पॉज करके आप इन पॉइंट्स को नोट भी कर सकते हैं, है ना। ये पॉइंट जो हम डिस्कस कर चुके हैं मैं
आपको एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ। फिर आगे देखिए, स्ट्रेंथ ऑफ HA बॉन्ड डिक्रीजेज एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू break the bond decreases, that is HA becomes a stronger acid। मतलब HA के बीच का बॉन्ड अगर वीक है तो वो इजीली ब्रेक होगा, तो उतना इजीली हाइड्रोजन प्रोटॉन की फॉर्म में रिमूव किया जा सकता है। एज द साइज ऑफ A इंक्रीजेज डाउन अ ग्रुप in the periodic table, HA bond strength decreases, so the acid strength increases। जैसे ही ये लाइंस पढ़ी, हो सकता है कुछ बच्चों के माइंड में क्विकली ये बात आ गई हो कि जो हेलोजन्स हैं वो हाइड्रोजन के साथ में कंबाइन होकर के एसिड बनाते हैं। जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हो, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, उनकी साइज बढ़ती जाएगी तो बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाती है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होती जाती है। इसीलिए जो HF है वो वीकेस्ट एसिड है इन सब में, और HF के कंपेरिजन में HCl स्ट्रोंगर एसिड है, फिर HBr और ज़्यादा स्ट्रोंग है, और HI सबसे ज़्यादा स्ट्रोंग एसिड। आमतौर पे बच्चों को क्या लगता है HF सबसे स्ट्रोंग होता होगा, नहीं, HI सबसे स्ट्रोंग एसिड है। As electronegativity of A increases, the strength of the acid also increases। अब ये देखो, इसको हम एग्जाम्पल लेकर के समझें, जैसे CH4, NH3, H2O और HF वाला एग्जाम्पल लें। इनमें जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जा रही है तो कार्बन के कंपैरिजन में नाइट्रोजन, और उसके कंपैरिजन में ऑक्सीजन, और उसके कंपैरिजन में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है या यूँ बढ़ती जा रही है। तो इसी वजह से जो HF है इन सब के अंदर स्ट्रोंगेस्ट एसिड होगा। अब ये एग्जाम्पल दिया हुआ है जो हम पहले देख चुके हैं। HF के कंपैरिजन में HCl ज़्यादा स्ट्रोंग है, फिर HBr है, और उसके बाद में HI है। मतलब साइज इंक्रीज हो रही है, जैसे जैसे आप इधर से इधर मूव कर रहे हो लेफ्ट टू राइट, तो साइज इंक्रीज होती जा रही है, इसीलिए एसिड स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होती जा रही है। तो जो ग्रुप नंबर 17 है पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन आता है, फिर ब्रोमीन आता है, फिर आयोडीन आता है, आप लोगों को याद आ गया होगा। फिर आगे देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीजेज, तो जो एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को अभी बताया वही है। देखिए, एटॉमिक नंबर 6 कार्बन, फिर 7 नाइट्रोजन, फिर 8 ऑक्सीजन, फिर 9 फ्लोरीन। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के कंपैरिजन में नाइट्रोजन की ज़्यादा है, फिर उससे ऑक्सीजन की ज़्यादा है, और फ्लोरीन की ज़्यादा है। मतलब ये हुआ कि जो HF है उसमें जो बॉन्ड है उसकी पोलैरिटी होगी, और उसमें फ्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। तो ये जो बॉन्ड है, इनके बीच में जो बॉन्ड टूटता है ये हेटेरोलाइटिकली टूटेगा, और जो ये हाइड्रोजन है ये प्रोटॉन की फॉर्म में रिमूव होता है। ठीक है, तो फ्लोरीन जिस पर एक हाइड्रोजन है वो इजीली प्रोटॉन की फॉर्म में रिमूव हो सकता है। ऑक्सीजन पर 2 हाइड्रोजन हैं, नाइट्रोजन पर 3 हाइड्रोजन है, कार्बन पर 4 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4। लेकिन जैसे जैसे यहाँ तक आप मूव करोगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ ना के बराबर यानी नील कम होती जाती है। या सिंपली हम यूँ बोल सकते हैं, इसके कंपैरिजन में हालांकि ये तो बेस होता है, लेकिन फिर भी अगर एसिडिक कैरेक्टर को आप कंसिडर करोगे भी सही, तो इसके कंपैरिजन में ये थोड़ा स्ट्रोंगर होगा, इसके कंपैरिजन में ये स्ट्रोंगर है, और इसके कंपैरिजन में ये वाला स्ट्रोंगर होगा। तो बच्चों आज हम इतना ही रहने देते हैं। देखिए, ये हालांकि वीडियोस में बना रहा हूँ, कंपैरेटिवली मैं छोटे छोटे ही बना रहा हूँ, ताकि थोड़ा सा मुझे भी सुविधा हो और आप लोगों को भी समझने में दिक्कत नहीं आए। छोटे छोटे पार्ट्स हैं वो इजीली आप कवर कर पाओगे। ठीक है, तो नोट्स बना करके आप मुझे भेजते रहिए ताकि मुझे ये पता लगता रहे कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। कुछ बच्चों के नोट्स अभी भी नहीं आ रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और ऑर्डर भी दे रहा हूँ, दोनों ही चीज़ है। ठीक है, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।